चलो, इंडियन स्टैम्प एक्ट कब आया था? 1899। ठीक है, ये एक्ट कब आया? 1899। बहुत पुराना एक्ट है, इसलिए लैंग्वेज इतनी ज्यादा लीगल है और हमें यहाँ पे अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाले स्किल्स और रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वो करने पड़ेंगे तो हमको चीजें समझ आएंगे। मैं मान रही हूँ टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर जब हम अपने सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, हम अपने ओन वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें तो वो मान लेंगे इंस्टीट्यूट उस चीज को। ठीक है, हमने सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखी थी बच्चे। बिल ऑफ लीडिंग, देखो बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली कब यूज होता है? जब भी कोई भी प्रोडक्ट थ्रू शिप जा रहा। ठीक है, तुमको ये समझ आ गया। इसकी 3 कॉपीज बनती है, एक कंसाइनर के लिए, एक कंसाइनी के लिए और एक शिप मास्टर के लिए। ठीक है, तो जो कंसाइनर है वो इसे बनाता है। ठीक है, एक कंसाइनी को देता है, एक शिप मास्टर को। जब शिप मास्टर और कंसाइनी एक दूसरे को अपना वो बिल ऑफ लीडिंग दिखाते हैं तो वो उसको गुड्स दे देता है। अगर लैंग्वेज की बात करूं तो अ बिल ऑफ लीडिंग इज अ रिसीट बाय अ मास्टर ऑफ अ शिप ऑफ गुड्स डिलीवर्ड टू हिम फॉर डिलीवरी टू सर्टेन पर्सन ऑन हिज असाइंस। ठीक है, लैंग्वेज क्या लिखी है? असाइंस यानी कुछ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बिल ऑफ लीडिंग मास्टरशिप एक पर्सन को देगा जो उसको असाइंस दे देंगे। ये किसके थे प्रोडक्ट्स? कंसाइनी के। मास्टरशिप किसको देगा बिल ऑफ लीडिंग? कंसाइनी को। कंसाइनी अपना बिल ऑफ लीडिंग किसको दिखाएगा? मास्टरशिप को। तो मास्टरशिप उसके जो असाइंस है, जो कंसाइनर ने उसके लिए दिए थे, वो उसको दे देगा। ठीक है, 3 कॉपीज आर मेड, साइंड बाय द मास्टर। One is kept with the consigner, second is kept with the consignee और third is kept with the ship master। ठीक है, अब हमने एक ऐसी लीज की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चे, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी इज बीन क्रिएटेड या परपोज टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश और रिकॉर्डेड। मेरे साथ बोलो, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सारे डॉक्यूमेंट जिसमें कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ट्रांसफर होती है, लिमिटेड होती है, एक्सटेंडेड होती है, एक्सटिंग्विश होती है या फिर रिकॉर्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 2 लोगों ने या तो कोई अग्रीमेंट किया होगा, या कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात की होगी, या कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम करने की बात की होगी, या गिफ्ट किया होगा, या सर्विस को लेके कोई अग्रीमेंट किया होगा। वो सब कुछ, वो अग्रीमेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट में कवर होते हैं। इसमें इसी चीज को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कवर करोगे तो उसको भी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में उन्होंने कवर किया है। एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या है बच्चे? इंडियन स्टैम्प एक्ट का एक शेड्यूल 1 है जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है और उसमें कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो भी उसमें मेंशन्ड है। कौन सा बेटे? इसमें है, भेजो ना व्हाट्सएप पे, फोटो भेज दो। ठीक है, चलो इसके बाद हमने एक पढ़ा था लीज की डेफिनेशन। लीज में क्या क्या आता है बच्चे? काबूलियत और पत्ता। ठीक है, और टोल वाला। ठीक है, अब व्हाट इज पत्ता? देखो, इज एन इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय अ कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो आपके लोकल एरिया में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपको पत्ता कौन दे रहा है? कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। और एनी अदर रिसीवर ऑफ रेवेन्यू टू बी द कल्टिवेटर स्पेसिफाइंग द कंडीशंस और कंडीशन अपॉन विच लैंड्स आर टू बी हेल्ड एंड वैल्यू ऑफ प्रपोर्शन प्रोड्यूस टू बी पेड। मतलब पत्ता यानी जब कल्टिवेटर वाला लैंड होता है। ठीक है, इसके लिए आपको रेवेन्यू ऑफिसर या फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोई एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें पता चलता है कि ये लैंड आपकी है। ठीक है, जहां पे आप क्या करते हो? कल्टीवेशन करते हो। ओके, अब काबूलियत क्या होता है? सेम चीज है जो लीज की टर्म्स आती हैं, लेकिन काबूलियत मुस्लिम्स यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने लीज की डेफिनेशन में इसको भी कवर किया है। एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ लीज अंडरटेकिंग टू अबाइड बाय देम। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लीज अग्रीमेंट में एंटर हो रहे हो, जिसमें आपने लिख दिया है 10 साल की लीज है, हर महीने मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ऐसी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन। इसको सब लीज नहीं कर सकते, इसको सबलेट नहीं कर सकते, ये आपके टर्म्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट में लिखा है।
उस डॉक्यूमेंट को काबिलियत भी बोलते हैं। तो लीज की डेफिनेशन में लीज अग्रीमेंट भी आ गया, और अगर उसको किसी मुस्लिम ने बनाया, उसको काबूलियत नाम दिया, तो वो लीज की डेफिनेशन में कवर हो रहा है। ठीक है, और टोल पता है, टोल इज अ टैक्स फॉर सम लिबर्टी और प्रिविलेज, ठीक है, सच एज पैसेज ओवर द ब्रिज, फेरी अलोंग अ हाईवे और अ सेल ऑफ आर्टिकल्स इन द मार्केट और फेयर और लाइक इट इंक्लूड्स ऑक्टोरिया और चुंगी, डज नॉट इंक्लूड ऑक्ट्रॉय और चुंगी। ठीक है, वो जो पास होते टाइम वो आते हैं ना, वो टोल जहां पे नहीं लगता, ऐसे ही वो खोलने के लिए बने रहते हैं कई बार, वो नहीं कवर होते इसमें। ठीक है, तो बकायदा आप कोई टैक्स भरते हो फॉर लिबर्टी और प्रिविलेज, उसमें फिर सच एज लिखा है, पैसेज ओवर अ हाईवे या रोड, इसमें अपन टोल टैक्स भरते हैं, इसको भी वो लीज की डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका एक लीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है रोड वाले भैया से, लेकिन आप टैक्स तो भर रहे हो ना, रेवेन्यू किसको जा रही है, गवर्नमेंट को, तो वो इसको लीज की डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं कि वो रेवेन्यू भी अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टैंप रेवेन्यू, अगर हम ऐसी रेवेन्यू भी, तो वो लीज में हम कवर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस एक्ट के अंदर लीज की डेफिनेशन में हमेशा लीज उसको नहीं बोलना है। तुमको लीज का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? रेंट टाइप का एक प्रॉपर्टी जिसमें लॉन्ग इयर्स रेंट, क्योंकि अपना सिर्फ 11 मंथ्स का अग्रीमेंट होता है। ठीक है, लॉन्ग इयर्स का 10 साल का 20 साल का अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो वो लीज में कवर होता है। ठीक है, लेकिन इंडियन स्टैंप एक्ट में लीज की डेफिनेशन में पत्ता, काबूलियत और टोल, ये तीनों चीजें कवर होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंडियन स्टैंप एक्ट में, तो इंडियन स्टैंप एक्ट में जब जब लीज का वर्ड आएगा तो ये चीज कवर होगी। अब आज जो हमने कल कुछ सेक्शन पढ़े थे, पहले तो जनरल प्रिंसिपल्स नहीं होता है ना बच्चे, लेकिन वो टैक्स लेते हैं आपसे, आप पास होते, वही बोली, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, जो आपकी लैंड है उसमें क्या आप कलेक्टर के साथ अग्रीमेंट करते हो? नहीं करते हो, लेकिन वो आपको एक पत्ता बना के दे रहा है, जिसमें आप कल्टीवेशन करते हो, उसमें आपकी ओनरशिप का राइट आपको एक पत्ते में लिख के दे रहा है, तो उसको भी वो लीज में कवर कर रहे हैं। इनके हिसाब से लीज मतलब ये तीन चीजें। अपने हिसाब से लीज, जनरल डिक्शनरी मीनिंग लीज का क्या है, ये जो 10 इयर्स 20 इयर्स का अग्रीमेंट कर रहे हो, फिर उससे रेंट लोगे उससे, वो इनके हिसाब से लीज का मतलब ये है। कबूलियत में लीज की टर्म्स जैसे उन्होंने लिख दिया, ठीक है, पत्ता में अलग ही चीज स्पेसिफाई की, पत्ता का मीनिंग, टोल में अलग चीज स्पेसिफाई की। इनके हिसाब से लीज का मतलब ये, अपन ने इंटरप्रिटेशन में पढ़ा है डेफिनेशन क्लॉज, कि जब भी अगर कोई एक्ट में स्पेसिफिकली कोई वर्ड को डिफाइन किया गया कि आपको हर बार उस वर्ड का उसी से मीनिंग रिलेट करना है। जनरल लीज का मीनिंग क्या ये है क्या? नहीं है। तो आपको सिर्फ इस एक्ट में लीज का मतलब ये समझना है। हमेशा मत बोलना कभी पापा को, पापा ये तो लीज चल रहा है, नहीं, सिर्फ इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से। ठीक है, हाँ लगता है ना अग्रीमेंट में, इसमें लीज का मतलब बताया हुआ है, ये नहीं बताया कि इंडियन स्टैंप एक्ट में स्टैंप यहां लगे, वो तो हम आगे देखेंगे ना। हर अग्रीमेंट में, हर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में क्या लीज कवर होगा? होगा ना। एवरी डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटिंग एनी राइट और लाइबिलिटी purported टू बी क्रिएटेड, एक्सचेंज, सब कुछ होगा ना, ट्रांसफर्ड। अब जब लीज की डेफिनेशन पढ़ोगे तो सिर्फ पत्ता, काबूलियत और वो जो टोल चीज है वो इन लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग लेवाई ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जिसमें सबसे पहले क्या है? ड्यूटीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो ड्यूटी लगती है स्टैम्प ड्यूटी, वो किस पे लगती है? इंस्ट्रूमेंट पे लगती है। उसका सब्सटेंस क्या है? ट्रांजैक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है? कि वो किस चीज का अग्रीमेंट है। तीन चीजें। स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगती है? इंस्ट्रूमेंट पे, हमेशा याद रखना। वो क्या बोलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी किस पे लग रही है? इंस्ट्रूमेंट पे। आगे हमने ऐसे बहुत सारे सेक्शंस पढ़े जिसमें वो बोल रहे सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, सेवरल डिस्क्रिप्शंस, सेवरल मैटर्स, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। हम स्टैम्प ड्यूटी हमेशा किस पे लगा रहे हैं? फिर इंस्ट्रूमेंट पे। जिसमें सेवरल इंस्ट्रूमेंट है उसमें बोल रहे हैं प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट वाली लगेगी और बाकी सब में भी 1 रुपी लगेगी, है ना, जबकि वो उसके एंसिलरीज है। ठीक है, उसका भी एक नॉर्मल एग्जाम्पल दूंगी तुमको। अब एक बात कि जो इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांजैक्शन है तो स्टैम्प ड्यूटी उसके बेस पे कैलकुलेट होती है। जब वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी पढ़ रहे थे हम, तो भाई ड्यूटी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज। फिर हमने कैलकुलेट की कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई चीज कैलकुलेट हो, फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो, तो जिस अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो आपके पास कंसिडरेशन आ रहा है, उस पे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करो। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी लगा किस पे रहे हैं हम?
इंस्ट्रूमेंट पे। आखिर वो अडेसिव और इम्प्रेसिव स्टैम्प्स, अडेसिव यानी छोटी वाली टिकट्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टिकट्स। इम्प्रेसिव स्टैम्प जो लिखा रहता है 100 रुपए और यहाँ एम्ब्लेम वगैरह हमारे बने रहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के स्टैंप होते हैं, एक अडेसिव जो टिकट्स होती हैं और इम्प्रेसिव जो हमारे इम्प्रिंटेड रिटन ऑन अ पेपर होते हैं, ठीक है। अब जब ये दो स्टैंप लग रहे हैं, ये दोनों चीजें किस पे लग रही हैं? इंस्ट्रूमेंट्स पे। हम देखेंगे कि अडेसिव किस पे लगता है और इम्प्रेसिव किस पे लगता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ये कितनी टिकट लगाए मैम? वैल्यू के हिसाब से। अगर एक शेयर ट्रांसफर हो रहा है, उसका कंसिडरेशन 100 रुपए, तो इसका परसेंटेज जो शेड्यूल में दिया होगा 1%, 2%, 0.1%, उतना परसेंट निकाल के उतनी टिकट्स, ये टिकट पे लिखा होगा 1 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी। तो फिर कैलकुलेट करनी है कि अगर इस पे सपोज 5 रुपीज की स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, तो आप लगाओगे दो ये और ये और एक ये, या फिर डायरेक्टली 5 रुपी वाली, ठीक है, उतनी टिकट यहाँ पे लगाओगे। ऐसी अडेसिव, ये हो गया अडेसिव। ऐसी इंप्रेसिव, अगर आपका एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, उसमें सब टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 10 लाख रुपीस का, दो पार्टनर्स हैं, 50-50 मिला के 10 लाख का कंट्रीब्यूशन, जो 100 या 1000, 2000 का स्टैंप लगाओगे, वो एक्चुअल में किस पे लगाओगे? इंस्ट्रूमेंट पे, वो पार्टनरशिप डीड पे। डीड क्या कर रहा है? कोई राइट्स क्रिएट कर रहा है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। अब इस पे कितनी ड्यूटी लगेगी मैम? वो 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेट होगी। शेड्यूल में लिखा होगा पार्टनरशिप डीड, इफ द कंट्रीब्यूशन इज 500 इतनी स्टैम्प ड्यूटी, इफ द कंट्रीब्यूशन इज बिटवीन 500 to 1000 इतना, मोर देन 2000 यानी 10 लाख है हमारा, तो फिर उतना। तो जितनी स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने दी होगी, सपोज उन्होंने 2000 का दिया है, तो आपको फिर उतना का स्टैम्प जनरेट करना पड़ेगा, ई स्टैम्प हो गया या क्या, और फिर उतनी स्टैम्प ड्यूटी का स्टैम्प पेपर पे वो पूरी डीड प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूटीज ऑफ स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट। तो स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगती है? इंस्ट्रूमेंट पे। सब्सटेंस क्या है उसका? जो ट्रांजैक्शन है, और डिस्क्रिप्शन क्या है कि किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है वो। फिर वैल्यूएशन हमने बोल दिया कि उस पे जो कंसिडरेशन होगा उस पे, उसके हिसाब से हम वैल्यू देखेंगे। इंसिडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कब पेमेंट करती है? ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर बिफोर। कभी तुमने सुना है कि स्टैम्प पेपर बात का नहीं होना चाहिए? देखो बच्चे, आज क्या डेट है? 19th। आज हम एक अग्रीमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। स्टैम्प पेपर खरीदने जाओगे, या तो आज की डेट का मिलेगा या एक आध दिन पहले का मिलेगा, उससे पुराना अग्रीमेंट नहीं मिलता है। पहले लोग ब्लैक में ले लेते थे, अब वो भी अलाउड नहीं। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स है, वो लगाते ही नहीं है, वो समझ आ जाता है कि पुराना स्टैम्प है। जो स्टैम्प पेपर है वो या तो 19th का होना चाहिए, ठीक है, या फिर बिफोर दैट। आप नहीं बोल सकते 21 दिन वाला स्टैम्प पेपर दे दो, ठीक है, ये लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज इनएडमिसिबल, ठीक है। बात का स्टैम्प पेपर मतलब सपोज आपने 21 का स्टैम्प पेपर ले लिया, ठीक है, आपने क्या किया 21st को 21st वाला स्टैम्प पेपर ले लिया, और आपके अग्रीमेंट में डेट क्या है 19 सितंबर, तो ये एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी याद रखो, कभी भी स्टैम्प पेपर आगे की डेट का नहीं लगा सकते हम, नहीं एक्सेप्टेबल है, पेनाल्टी लगती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ढूंढ के लगती है, अगर दिख गया कोर्ट को या किसी ऐसे ऑफिसर को, वो तुरंत इस चीज को इंपाउंड कर सकता है कि आपने रॉन्ग स्टैम्प पेपर यूज किया है, ठीक है, या रॉन्ग डेटेड एग्जीक्यूशन है। ये अब तुम्हारे केस में बीइंग कंपनी सेक्रेटरीज तुम कब पकड़े जाते हो? जब तुम आरओसी को इंटीमेट करते हो। एलएलपीज के केस में अग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलएलपी में पार्टनरशिप वो आएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डीड, उनकी मेन वही होती है, ठीक है, वो उन्हीं का एमओए वही है, सब कुछ वही है। उसमें तुमने कंट्रीब्यूशन लिखा, अग्रीमेंट डेट लिख दी 19, स्टैम्प पेपर लगा दिया 21st का। अब स्टैम्प पेपर मैम 21st का कैसे पता चलेगा? जब आप ई स्टैम्प निकालते हो, आजकल सभी लोग ई स्टैम्प ज्यादा यूज करते हैं, उसमें लिखा होता है किस दिन जनरेट हुआ है, तो वो उसमें 21st डेट लिखी होगी, और आपके डीड में 19 डेट लिखी होगी, तो आपका आरओसी आपकी डीड फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा कि ये नहीं वैलिड है, ठीक है। अब इसके बाद अगर नहीं पे किया तो पेनाल्टी, या रॉन्ग डेट पे एग्जीक्यूट किया तो भी पेनाल्टी। वो लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट सेक्शंस में हम देखेंगे। लॉ रिलेटिंग टू पेमेंट, आपको अगर इनकंसिस्टेंसी लग रही है शेड्यूल और एक्ट में, मतलब जहां पे परसेंटेज दिए हुए हैं
और जो एक्ट में बातें लिखी है, तो विच शैल प्रिवेल, एक्ट शैल प्रिवेल। तो हमेशा शेड्यूल में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो एक्ट में जो लिखा है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे स्टैंप ड्यूटी 2-3 डिस्क्रिप्शंस में आ रही है, कल हमने शेड्यूल में देखा था, तो हमने सेक्शन 6 पढ़ा, सीधे जाके सेक्शन 6 में क्या लिखा था, हाईएस्ट, तो हु इज प्रिवेलिंग, एक्ट इज प्रिवेलिंग, एक्ट में लिखा है जो भी हाईएस्ट होगी वो लगा दो, ठीक है। चलो अब हमने सेक्शंस पढ़े थे, क्योंकि बच्चे आप आज एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, आज के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी रेट जो है वो हम लेंगे, आगे की डेट का हम नहीं ले सकते। और अभी भी जब हम पढ़ रहे हैं, एक्ट है 1899 में बना है, उसमें स्ट्रिक्टली लिख दिया है कि अभी हम जब पढ़ेंगे ना टाइम ऑफ स्टैंपिंग, उसमें स्ट्रिक्टली लिखा है ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और बिफोर दैट। जब लॉ में ऐसा लिखा है तो आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, वो कब से मुस्कुरा ही रही है, बोलो। मैंने सुना नहीं है, बोलते होंगे। एडवांस को बोलते हैं पगड़ी, ठीक है, इसलिए तुम लोगों को इतनी पगड़ी वर्ड पे हंसी आ रही थी। चलो सेक्शन 3, हाँ नहीं, इतना इशू नहीं है उस पे। स्टैम्प पेपर आपका मतलब अब एक्चुअली आपको मिलेगा ही नहीं, ये तो आप मान लो, आप जैसे सोच रहे हो ना कि 30 डेज पहले का स्टैम्प हो जाए, तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप रख ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप पकड़े गए तो दिक्कत है, अगर आप नहीं पकड़े गए तो नहीं। तो अभी तक लिटरली 2-3 इयर्स पहले तक पुराने स्टैम्प्स मिल रहे थे। आप बोलो कि आज यार शिट, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की, एक डीड में एंटर हो गए, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद ही हमारा डॉक्यूमेंट लीगल होता है। अभी तक हमने पढ़ा है विटनेस के सिग्नेचर्स, पार्टनर्स के सिग्नेचर्स और स्टैम्प ड्यूटी, यही एक डॉक्यूमेंट को लीगल बनाएगा, ठीक है। अब स्टैम्प ड्यूटी तो भरी ही नहीं, अब आरओसी की फाइलिंग करनी है, तो स्टैम्प ड्यूटी कैसे भरे, तो जुगाड़ लगाया, स्टैम्प वेंडर्स को बोला बैकडेटेड स्टैम्प दे दो। बैकडेटेड कितना, पुराने साल वाला, 2-3 महीने वाला। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ा है इलीगली, नहीं रख सकते। तो जो स्टैम्प वेंडर्स हैं, जो गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, गवर्नमेंट उन पे ज्यादा नजर रख रही है, ठीक है। उनके पास कितने स्टैम्प पेपर्स हैं, कितने सेल हो गए, कितने नहीं हुए, सारे रिकॉर्ड्स उनको गवर्नमेंट को एंटर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब उनके पास इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इतने स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं कि उनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि वो पुराने स्टैम्प्स नहीं रख सकते। तो अगर प्रशंसा बोल रही है कि कितना पुराना, तो मैं जनरली प्रैक्टिकली बताऊंगी कि हार्डली 2-3 डेज, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अगर तुमने स्टैम्प पेपर लेके रख लिया है, सपोज तुमने ई स्टैम्प डाल के रख लिया और उसके बाद आज ले रहे हो, तो 30 डेज तुम भी प्रैक्टिकली एज अ कंपनी सेक्रेटरी इसको ऐसे ही अप्लाई करो, क्योंकि गवर्नमेंट का जब पूरा एक्ट समझोगे कि 1%, 2% अगर पकड़े गए तो इतनी बड़ी स्टैम्प ड्यूटी और आपका जो अग्रीमेंट है, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो कैंसिल हो सकता है, वो सीज हो सकता है। उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की तो ये दिक्कत, गलत पे कर दी तो दिक्कत। एज एन एविडेंस कभी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सबसे मेजर चीज, आप आखिर अग्रीमेंट में एंटर क्यों कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्यों एंटर कर रहे हो। हम ऐसी बिजनेस कर लेते हैं, तुम क्या बोलोगे, नहीं यार लीगली एक टर्म एंड कंडीशन बना लेते, कल को अगर तू बदल जाए तो मेरे पास एक अग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए कि अगर किसी ने भी हमारे साथ लॉस किया तो उसके ऊपर क्या पेनाल्टी आएगी या कैसे हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास रिटर्न में कोई अग्रीमेंट होगा तभी एक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो अग्रीमेंट में एंटर होने का मतलब ही क्या है कि हमें इसके अगेंस्ट कभी कोई दिक्कत हुई या फेवर में भी जाना हुआ तो हमारे पास रिटर्न में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस लीगली वैलिड कब होंगी, जब आप उनका रजिस्ट्रेशन कराओगे या अटेस्टेशन, विटनेस, हमने सब देखा है, प्लस स्टैंपिंग होगी उसमें, तब वो लीगली वैलिड होगा। अगर आपकी स्टैंपिंग गलत हुई तो कोर्ट में उसे एडमिट नहीं किया जाएगा। तो आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप बोलोगे ये सर हमने अग्रीमेंट में एंटर हुआ, तो सर बोलेंगे कौन सा स्टैंप पेपर है, ये गलत है, आपने गलत स्टैंप ड्यूटी भरी है, आप जाओ। अब इसके भी सोल्यूशंस है, कई बार गलती से भी हो जाता है किसी के, उसके भी सोल्यूशंस है पूरे एक्ट में। लेकिन अगर गलत स्टैंप, तो वो अग्रीमेंट ही एक्सेप्टेबल नहीं, तो क्या उसको उसकी रिकवरी मिली, रेमेडी मिली, नहीं मिली। तो हम इसलिए स्टैम्प ड्यूटी पे इतना ज्यादा पॉइंट आउट करेंगे कि परफेक्ट स्टैम्प ड्यूटी, पहले ज्यादा पे कर दो लेकिन कम मत पे करो,
ठीक है, कंफ्यूजन होता है तो बोलते हैं हाईएस्ट पे कर दो, लेकिन कम स्टैंप ड्यूटी मत पे करो। दूसरी चीज हमने देखी कि स्टैंप ड्यूटी की टाइमिंग जो है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन उस दिन एंटर करो। अच्छा, फॉरेन वाले जो है हमारे, वो तो बाद में आएंगे, तो हम टाइम ऑफ स्टैंपिंग में देखेंगे। उसके लिए हमने 3 मंथ्स दिए हैं एक्ट में कि 3 महीने का टाइम है, तब तक आप भर दो। 3 महीने में इंडिया में भी आ जाएगा, वो आपके स्टैंपिंग भी हो जाएगी। जो अपने फॉरेन में अगर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और अग्रीमेंट किया, उस पर स्टैंप ड्यूटी भरनी है, तो 3 मंथ्स का टाइम उसमें दिया हुआ है, मतलब बाद का 3 मंथ्स है आपके पास डेट। लेकिन अगर इंडिया में ही एंटर कर रहे हो तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन या बिफोर दैट ले लो, ठीक है। गलत करोगे तो एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्या बेटे, मैं बता रही हूँ कैसे समझ आता है प्रैक्टिकली, पूरा तुम लोग ये कॉन्सेप्ट समझो। 2 चीजें हैं, एक ई स्टैंपिंग और एक फिजिकल स्टैंपिंग, ठीक है। हाँ, अभी देखो कैसे समझ आ जाएगा। हाँ, ई में मैं छोड़ रही हूँ ना, ई में डेट लिखी है उसको छोड़ दो। जो नॉर्मल स्टैंप पेपर है ऐसे ही नहीं होता, खरीद लिया, अग्रीमेंट हो गया, लो सर हो गया। स्टैंप पेपर पे नोटरी होती है, तो ई स्टैंपिंग में नोटराइज बहुत लोग बोलते हैं अलाउड नहीं है, लेकिन ई स्टैंप में भी आप नोटरी करा लो तो आप सेफर साइड सेफ रहते हो, ठीक है। अब जो नॉर्मल पेपर है जिसमें सिर्फ 100 रुपए लिखा है, स्टैम्प पेपर इंप्रेसिव, ये वाला, ठीक है। मैम इसमें तो कहीं डेट नहीं लिखी है, ये आप खरीद लेते हो ऐसे ही, 100 रुपए का 120 125 रुपीज का मिल जाएगा। इसमें बच्चे नोटरी होती है, इसके बैक ऑफ द पेपर, आप इसके पीछे लीगल पेजेस लगाओगे अपने डीड के, इसके बैक ऑफ द पेपर नोटराइज करने वाला डेट्स वगैरह लिखता है ना, तो नोटरी वाले को गवर्नमेंट पकड़ेगी। हर कोई नोटरी नहीं कर सकता, मैं एडवोकेट हूं, मैं नोटरी नहीं कर सकती। नोटरी पब्लिक में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर मैं नोटरी कर सकती हूँ। तो मैं गवर्नमेंट का जब बंदा बनूंगी तो मैं तुम्हारे अग्रीमेंट्स को नोटरी करूंगी, और अगर मैं गवर्नमेंट का पर्सन हूं तो मैं राइट डेट लिखूंगी, मेरे पे लाइबिलिटी आएगी अगर मैं उसको बैक डेटेड मेंशन कर दूंगी तो स्टैम्प पेपर में उसके पीछे लिखा होता है कि वो स्टैम्प पेपर कब का है, कब मैं नोटराइज कर रही हूं, और फिर अग्रीमेंट में तो तुम्हारी डेट लिखी ही होगी। तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन वाले दिन स्टैम्प पेपर खरीद लो, उसके बाद फिर उसको जब नोटराइज कराओगे तो वो उसमें वो डेट मेंशन करेगा कि आपने कब इसको खरीदा है और ये स्टैम्प ड्यूटी राइट डेट पे पेड है, वो अपना साइन वगैरह करेगा। नोटरी देखे गोले गोले लगाते हैं, दिखा रहे हो, नोटराइज्ड, ये देखो बच्चे। अच्छा, अच्छा है, गुड, तुम लोगों के ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो आगे तो तुमको बहुत इजी होगा कुछ भी चीज समझने को। इतनी क्लियर नहीं आ रही पर आई होप उसमें लिखा है, ये सील अटेस्टेड वर्ड दिखा है, ये सब नोटरी वाले करते हैं। इसमें डेट्स मेंशन होती है बच्चे, इस गोले के अंदर डेट होगी, साइड में देखो इतनी बड़ी बड़ी डेट, जुलाई दिख रहा है मुझे, कैन यू सी? कोई क्लियर इमेज हो तो मैं देखती हूँ। ये देखो, दिखा, ये नोटरी पब्लिक वाले करके देंगे तुमको, तो तुम्हें डेट उसकी समझ आएगी। अब देखो ये महाराष्ट्र का स्टैंप है, 500 रुपए का है, उसमें एक नंबर भी लिखा है BE 545052, ठीक है, स्टैंप पेपर का नंबर, जिसमें नोट के नंबर होते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर्स, ये। फिर ये 2021 का स्टैंप है, फिर 2 सितंबर की उस पर एक मार्क लगा हुआ है कि 2 सितंबर का स्टैंप है, ठीक है। उसके बाद नोटरी वाले ने भी लिख दिया है उसमें 1 सितंबर, बिफोर दैट इज ओके। कोई मतलब नहीं है फिर उसका। हाँ, प्लेन स्टैम्प पेपर, अगर ये वाला स्टैम्प पेपर ले रहे हो तो नोटरी कराना ही पड़ता है बच्चे। स्टैम्प पेपर राइट डे पे 1-2 दिन बाद नोटरी कराई तो नॉट एन इशू, तुम्हारे और नोटरी वाले के बीच में उतना रिलेशन सही होगा कि वो बोलेगा अच्छा स्टैम्प पेपर इस दिन का था और आपने करा लिया, ठीक है। स्टैम्प वेंडर से भी कंफर्मेशन आ जाती है, आप अगर किसी से कोई चीज खरीदोगे तो उसका भी उनके पास रिकॉर्ड रहता है
स्पेशली स्टैम्प वेंडर्स के पास, ठीक है। तो अगर आपने स्टैम्प पेपर लिया तो उसके पास रिकॉर्ड होगा। ऐसी स्टैम्प पेपर नहीं मिलता बच्चे, आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर उसके बेस पे मिलता है। स्टैम्प पेपर किसी के नाम पे मिलता है, यूं ही गए दुकान में भैया 20 रुपए ले लो स्टैम्प पेपर, ऐसे नहीं मिलता। ई टिकट्स मिल जाएंगी तुमको किसी से भी, वो टिकट्स मिल जाती है। ये चीज आधार के बेस पे मिलता है। दे वांट अ रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड, उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नोटरी है पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हाँ, वो उसमें कुछ ये वेंडर्स होते हैं ना बच्चे, मैं कांटेक्ट दे दूंगी इसके वेंडर्स होते हैं, कोर्ट के बाहर के अलावा भी हैं जो इसमें डील करते हैं। प्रैक्टिकली जब करोगे तो बहुत ऐसे तुम्हारे पास लिस्ट होगी स्टैम्प वेंडर्स के नंबरों की, हर स्टेट की है मेरे पास। तुम्हें गुजरात चाहिए, तुम्हें महाराष्ट्र चाहिए, तुम्हें दिल्ली का, मेरे पास सबके नंबर है, वो ले लेना, ठीक है। अभी देखो बच्चे, जब आपने स्टैम्प पेपर लिया, ठीक है, स्टैम्प पेपर तो ले लिया, नोटरी कराने के लिए अभी क्या हुआ कि स्टैम्प पेपर खरीदा, उसके बाद नोटरी कराने गए, नोटरी करा ली, ये सब डील हो गया। आपकी डीड वैलिड तब होगी जब आपने उसमें नोटरी करा ली है। बिना नोटरी के वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं होता, क्योंकि नोटराइज जब नोटरी कराने जाते हैं, जब हम स्टैम्प पे लेने गए तो हमें क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, किसी एक पर्सन का। जब हम नोटरी कराने गए तो उस पर्सन को वो आधार और साइंड डीड चाहिए। वो यूं ही कोई भी स्टैम्प पेपर नोटरी नहीं करते हैं, ठीक है, उन पे भी भार है। वो साइन डीड चेक करेंगे, अच्छा हर पेज पे साइन है, हाँ ठीक है, सारे उसने साइन किया, हाँ विटनेस ने साइन किया, उसके बाद ही वो नोटरी करके देगा आपको, ठीक है। तो जब भी आप स्टैम्प पेपर लेने जाते हो वो पूछते हैं किस चीज का अग्रीमेंट है, ठीक है। आपकी पहचान होगी तो वो दे देंगे, नहीं तो वो अनसाइंड अग्रीमेंट भी मांगते हैं कि हमको ड्राफ्ट दिखा दो, उनको सब देखना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब नोटरी कराने जाओगे तो कंप्लीट साइंड वाइंड सब चाहिए उनको। जब आप स्टैम्प पेपर लेते हो तो इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये स्टैम्प पेपर ले लिया तो ऐसा नहीं इसके पीछे पेजेस लगा दियोगे। ये जो फ्रंट पेज है ना, इस पे कुछ इम्प्रिंट होना चाहिए। तो इन्होंने जैसे ही किया, दिस स्टैम्प पेपर फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिक आईडी एग्जीक्यूटेड बिटवीन, तो पार्टीज का नाम, उनका कुछ एड्रेस वगैरह इसमें मेंशन करना पड़ेगा। कोको कोला एंड सेकेंड पार्टी ऐसे करके उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आपको फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी का नाम स्टैम्प में लिखा हो। जब आप ई स्टैम्प भी निकालते हो, ई स्टैम्प में भी ना बच्चे आपको, चलो मैं तुम्हें ई स्टैम्प निकालना दिखाती हूँ। देखो हमारे एमपी में तो नहीं है अभी, ठीक है, ई स्टैम्प का भी महाराष्ट्र में है। एक ग्रास करके वेबसाइट है जिसमें हम ई स्टैम्प निकालते हैं, ठीक है। ई स्टैम्प निकालते हैं, ये देखो, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद, पेमेंट करने के बाद ई स्टैम्प निकलता है। इसमें पहले पूछा है डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर पूछा है पेमेंट टाइप, तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स बोलते हैं हम इनको, जो हमें स्टैम्प पेपर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरली वेंडर से खरीदते हो आप, तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो हम मुंबई से हैं, गोवा से हैं। उसके बाद फिर ऑफिस नेम, तो इसमें बहुत सारे, देखो ये सब रजिस्ट्रार जिन जिनके पास अथॉरिटीज है कि आपके स्टैम्प पेपर्स का रिकॉर्ड उनको रखना होता है, ये दिया हुआ है। तुम्हारा मुंबई है तो हमने डाल दिया जनरल स्टैम्प ऑफिस ऑफ मुंबई, ठीक है। जैसे तुम्हारा बोरीवली सांगली होगा तो वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्कीम नेम है, बहुत सारी चीजें दी, बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या आपका, एसओएस है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं इसमें। हमारा जनरल स्टैम्प है, ठीक है। उसके बाद फिर कितने अमाउंट, कितना तुम्हारा कंसिडरेशन होगा, उसके हिसाब से तुम्हारा कितने का स्टैम्प तुम्हें चाहिए तो तुम वो एंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेम और एड्रेस डालोगे, अगर कंपनी है तो कंपनी की डिटेल्स या फिर किसी एक पार्टी की डिटेल, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टाइप सिलेक्ट करोगे कि ई जीपे वगैरह जो भी करना है, इसमें इंटरनेट बैंकिंग इज एन ऑप्शन। उसके बाद ये करोगे, जैसे ही सबमिट करोगे तो पूरा एक रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर पेमेंट करोगे तो ई स्टैम्प आ जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। मैं कल एक बार तुमको देखा, वेंडर का नाम कहाँ डाला है मैंने, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स बोलते हैं इनको, क्योंकि आप जनरल वेंडर से खरीदते हो। जो आपका स्टैम्प पेपर है वो आप क्या जज से खरीद के आते हो,
मतलब इसमें हंसने की बात नहीं थी। क्या आप जज से खरीदते नहीं ना, जनरल वेंडर्स से खरीदते हैं हम। इट्स जनरल स्टैम्प, तो इनको हम नॉन जुडिशियल बोलते हैं क्योंकि इसमें अभी कुछ भी जुडिशरी का इम्प्रिंट नहीं है। ऐसे ही ये वेंडर्स से आपको मिल जाता है, तो ये एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स में कवर होते हैं। ठीक है, वेराइटी ऑफ स्टैम्प्स, जुडिशियल स्टैम्प्स, बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारी, हमें जितना नॉलेज। जी, स्टैम्प ड्यूटी कितनी आएगी वो आप खुद कैलकुलेट करो। ठीक है, और तुम कंपनी सेक्रेटरी लोग तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि तुमने इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़ा है कि हमको बताओ कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। सबको नहीं पता होता है बच्चे, तुम्हें पता है इंडियन स्टैम्प एक्ट का शेड्यूल 1 है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी मिल जाएगी। और मेरे को ये पता है कि इट्स एन स्टेट मैटर, हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि इट्स अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और अमेंडमेंट लिस्ट। अमेंडमेंट में लिस्ट में लिख दिया उन्होंने कि भाई अब ये स्टेट मैटर है, तो आप एमपी का स्टेट ढूंढो और उसके हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी है। तुम तो कंपनीज बनाओगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होगा, एलएलपीज बनाओगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होगा, तो तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। कोई फेमस कंपनी का नाम, चलो ठीक है। देखो बच्चे, अब तुम्हें फीस देखनी है। ठीक है, तुम्हें न्यू कंपनी बनानी है, तुम्हें पता है स्पाइस बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब देखो कंपनी विथ ऑथराइज कैपिटल, यस, ऑथराइज कैपिटल के लिए कितनी चाहिए? 1 लाख। बहुत छोटा सोच रहे सही में, 1 लाख ऑथराइज। चलो ठीक है, नो, नंबर ऑफ मेंबर्स हम ले लेते हैं 2। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। स्टेट देखते हैं। ठीक है, कौन से स्टेट की ढूंढनी है? चलो पहले दिल्ली की दिखाती हूँ। कैलकुलेट फीस, देखो कैसे लिखा है, नॉर्मल फीस 0, स्टैम्प ड्यूटी 10 रुपए 1 लाख पे दिल्ली पे। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एओए 150, स्टैम्प ड्यूटी एमओए 200। अब मैम कैपिटल बढ़ा दीजिए, 10 लाख कर देते हैं। चलो 15, 10 पे इतनी ही आएगी मोस्टली। स्टैम्प ड्यूटी देखो, नॉर्मल फी 500, एमओए की 1 लाख 56,000, फिर एओए की 500 एमओए की फीस, फिर वापस स्टैम्प ड्यूटी ने 10 रुपए लगा दी, 7,500, 200 और टोटल इतने पैसे उनको भरने हैं। तो ये मतलब दिल्ली में अगर कंपनी बना रही हो विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख, तो दिस मच स्टैम्प ड्यूटी यू हैव टू पे। चलो मैम स्टेट चेंज करते हैं, एमपी ला रहे ना, तो फिर से स्टैम्प ड्यूटी आती है। कौन सा फॉर्म भरते हैं? और ये कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते हो तब कौन सा सेक्शन है? एमओए में चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, 13-14 सेक्शन है। ठीक है SH7 भरते हैं बच्चे, SH7। एक तो यार 10 लाख मध्य प्रदेश, 7,550 बताई थी मैंने। 10 लाख पे ही है ये बेसिक ऑथराइज कैपिटल, हर कोई 10 लाख रखता है ये जनरली। 10 लाख तक, 1 से 10 लाख तक 7,500 है, और भी 15 लाख तक। ठीक है, कितनी है? स्टैम्प ड्यूटी 50 लिखा है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन एओए मतलब नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी भी भरनी है, फिर एओए में 5,000 भरनी है, एमओए में 2,500 भरनी है, टोटल 7,550। कितना करना है? 1 करोड़ में बेटा तुम रो दोगे। पहले 50 लाख की देख लो, 50 ही है ना।
एमओए पे 1,50,000, 1,67,000। हाँ, सबसे ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैसे भी मध्य प्रदेश में। अब सबको मजा आई, समझ आ गया। ऐसे हर बार कुछ ना कुछ स्टैम्प ड्यूटीज में चेक करना पड़ेगा। अगर अगर मैम हमें ये तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन को, ऐसे एलएलपी का भी एलएलपी में इंक्वायर फीस करके हो जाता है। अगर हमें देखना है शेड्यूल 1 ऑफ एमपी स्टेट एक्ट, सॉरी स्टैम्प एक्ट, कब ये देखो बच्चे पूरा शेड्यूल दिया है जो तुम्हारे सिर्फ मध्य प्रदेश का है। ये लीज में 500 रुपए है, तो तुम्हें इसको पढ़ के ढूंढना पड़ेगा। जैसे अगर पार्टनरशिप डीड देखनी है, ये तो एक अमेंडमेंट दिया हुआ है खाली। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश का चार्ट आ गया। ठीक है, ये देखो हर टाइप के अग्रीमेंट्स हैं। अगर बिल्डर अग्रीमेंट है तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन प्रिंसिपल स्टैम्प ड्यूटी 5% ऑन शेयर, 2.5% ऑन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ये तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होते ना बच्चे, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी एक एक्ट है। ठीक है, अभी अगर हम देखें देखो पार्टनरशिप आ गई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कितनी स्टैम्प ड्यूटी है? 5%। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपकी पार्टनरशिप विद नो शेयर और शेयर लेस देन 50,000 तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल। प्रिंसिपल देखो स्टैम्प ड्यूटी 2,000, मतलब डीड बनाओगे तो 2,000 का स्टैंप लगेगा। ठीक है, अब सबको समझ आ रहा है? चलो अब बहुत प्रैक्टिकल हो गया, अब थ्योरी में आ जाओ। ठीक है, अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट से पूछो, वो तो नहीं अपने स्टेट को लगता है अपने पास जो है सब को सोना जैसा है तो महंगा महंगा बेचते। हाँ, तुमसे लेके क्या सही बोल रही है वो, तुमसे लेके अपनी बहनों को देंगे वो। यार बच्चे ये सब स्टेट मैटर है उनको। जैसे हमारे यहाँ का रियल एस्टेट है, ये सब बहुत उनको लगता है कि बहुत कोर है, बहुत एक्सपेंसिव है, लग्जरी है, तो वो महंगा बेच रहे हैं। मतलब आप उनको नहीं चाहिए कि कंपनी में ज्यादा कंपनी इनकॉर्पोरेशंस हो, तो इसलिए उन्होंने इतनी स्टैम्प ड्यूटी लगा ली है। बड़ी बड़ी कंपनीज, हाँ उनको लग रहा है दूसरी जगह डेवलप्ड हो। बहुत जगह बच्चे हम कम भी हैं, कुछ टैक्सेस में कुछ लोग ज्यादा हैं, टोल वगैरह में भी अपने यहाँ कम होंगे, उनके यहाँ ज्यादा होंगे। तो वो सब अपने अपने गवर्नमेंट्स के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने रीजंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चलो सेक्शन 3 पढ़ा था। अब पढ़ाई में ध्यान दें, सबको प्रैक्टिकली बहुत कुछ समझ आ गया कि चल क्या रहा है स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, अब पढ़ने में भी मजा आएगा। सेक्शन 3 जब वो बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ ड्यूटी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी मतलब किस किस में चार्ज होगी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी किस किस पे लगेगी। तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन व्हिच इंस्ट्रूमेंट्स आर चार्जेबल विद ड्यूटी। तुम्हें तो सेक्शन भी याद है तो तुम अच्छे 3 तुम अच्छे से लिखोगे कि एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर चार्जेबल विद ड्यूटी। कौन कौन से? पहले एवरी इंस्ट्रूमेंट एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया ऑन एंड आफ्टर। ठीक है, फिर एक्सेप्टेड और पेड प्रेजेंट और सो नेगोशिएटेड इन इंडिया। मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो शेड्यूल 1 में आ ही गए। एक ऐसी चीज जो आउट ऑफ इंडिया आफ्टर ये इस एक्ट का इनैक्टमेंट 1899। उसके बाद उन्होंने बता दिया एवरी इंस्ट्रूमेंट जो हमने ऊपर बताए हैं। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट मेंशन इन द शेड्यूल, एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया बट द प्रॉपर्टी और द सर्विस इज सिचुएटेड और रेंडर्ड इन
इंडिया। इन तीन पे हम क्या लगाएंगे बच्चे, स्टैम्प ड्यूटी। सेक्शन 3 आई गेस सबको याद हो गया होगा, हम अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कौन से इंस्ट्रूमेंट पे चार्ज हो रही है ड्यूटी, तो फिर एवरी इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द शेड्यूल 1, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट शेड्यूल 1 वाले एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया बट प्रॉपर्टी और सर्विस रेंडर्ड या सिचुएटेड इन इंडिया। किस पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, 2 पॉइंट्स। जो ऑन बिहाफ और गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तुमने इतना ही मेंशन करना है, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ इसको इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद दूसरा मर्चेंट शिपिंग और शिपिंग रजिस्ट्रेशन शिप एक्ट, इस पे अगर कर रहे हो तो क्योंकि इस पे ऑलरेडी कोई और एक्ट एप्लीकेबल है तो इंडियन स्टैंप एक्ट हम अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए बस नहीं कर रहे, ठीक है। वो भी तुम्हारे लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन तुमने पढ़ा है, तो ऑब्वियसली उनको तो हम बहुत फ्री छोड़ते हैं, ठीक है। तो उस पे भी हम स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ ओल्ड वालों के बुक्स में। अब सेक्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ड्यूटी, सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स इन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, मॉर्टगेज और सेटलमेंट, ठीक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम। देखो पहले सिंपल एग्जांपल समझते, क्या हो रहा है, ए को एक प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है। उसने बेच दी, टू इफेक्ट सच सेल ही नीड्स कंसेंट ऑफ हिज मदर। अभी क्या हुआ बच्चे, उसको प्रॉपर्टी बेचनी है, वो बेच सकता है, लेकिन उसको एक और इंस्ट्रूमेंट लगेगा जिसमें उसकी मम्मी लिख के देगी आई हियर बाय गिव कंसेंट, वो मतलब उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी आ सकती है, क्योंकि वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप किसी अपना एक राइट किसी को दे रहे हो, ठीक है। देन द सेल बीइंग द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल द स्टैम्प एज पर शेड्यूल एंड द कंसेंट बीइंग सब्सिडरी चार्जेबल ₹1, ठीक है। अब बच्चे एक बात बताओ, यही सेम एग्जांपल, मुझे एक प्रॉपर्टी बेचनी है पर मुझे तुम सबकी कंसेंट लेनी है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी इंटरेस्ट होगा उस प्रॉपर्टी में, तो मुझे तुम सबकी, तो जितने भी बच्चे हो 15-16 जितने भी बच्चे हो, सब एक अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, हाँ एक पेपर में साइन करोगे, या अपने अपने एरिया में रहते होगे तो अलग अलग डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है। सबने अलग अलग डॉक्यूमेंट दिए मुझे, एक एक 10 पेपर आ गए मेरे पास कंसेंट के, ठीक है, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट, उस पर भी स्टैंपिंग होनी पड़ेगी। हमारा प्राइमरी पर्पस क्या था, प्रॉपर्टी बेचना, मुझे तो सिर्फ तुमसे कंसेंट लेनी थी ना, तुम्हारा भी वही अग्रीड कि तुम ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो, तो हम बोल रहे हैं कि हम इतनी सारी स्टैंप ड्यूटी आपसे नहीं लेना चाहते, आप उस पर सिर्फ ₹1 दे दो, just to make it that it is a legal document, yes the consent has been taken legally, ठीक है। आप सिर्फ प्राइमरी वाले पे स्टैम्प ड्यूटी भरो, ठीक है। तो बच्चे डॉक्यूमेंट वही तो हम सेक्शन 4 में पढ़ रहे हैं ना, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मेन बात क्या है, सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन क्या है, सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, सब्सटेंस भी वही है, इसके पीछे मुझे 10 और डॉक्यूमेंट्स इनिशिएट करने पड़ रहे हैं विच इज गिविंग मी अ कंसेंट, बट एज पर लॉ हर इंस्ट्रूमेंट में स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बट दैट इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। क्या आपकी कंसेंट से कुछ और हो रहा है क्या, कुछ कंसिडरेशन है उसमें, तो मैं कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगाऊं, तुम्हारी जो कंसेंट आ रही है उसमें सिर्फ ये है कि ये प्रॉपर्टी जितने की भी है आपके जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में, यस हमारी कंसेंट है, आप बेच दो। क्या उस कंसेंट में कुछ कंसिडरेशन है, कुछ अमाउंट लिख के दोगे क्या कि हमको इतना पैसा चाहिए आपसे, नहीं चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आपने सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है ना, ये पाइलअप होके उसी के सेकेंडरी बनाओ और सिर्फ मेन वाले पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करो, ठीक है। अगर आप सेक्शन देखोगे, इसमें देखो एक और एग्जांपल है, ए वांट्स टू सेल हिज पार्टनरशिप फर्म एबीसी कंपनी टू एन आउटसाइडर, बट टू इफेक्ट सच सेल ही नीड्स कंसेंट ऑफ हिज को पार्टनर्स मिस्टर बी एंड सी। अब क्या तो स्नेहा की बात सही है मैम, एक ही डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें वो कंसेंट भी लिख दें और फिर वो भी दे दें, ठीक है। पर सपोज बी और सी कहीं और रहते हैं, हमें 2 और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ गए जिसमें वो हमें कंसेंट दे रहे हैं कि ठीक है ए एंड बी सी कंपनी बेच दो, पार्टनरशिप बेच दो। The sale being the primary instrument and chargeable stamp paper as per the schedule and consent being the subsidiary instrument is chargeable to ₹1। तुम इतने स्मार्ट हो कि एक ही डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, लॉ बनाते टाइम वो सब चीजें कवर कर रहा है,
ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर आपके सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स अल्टीमेटली प्राइमरी से रिलेटेड तो उस पर 1 रुपए लगा लो और बाकी मेन स्टैम्प ड्यूटी आप प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में करो। मैम इसको लिखें कैसे? सबसे पहले प्रोवाइड्स दैट, हमें पता है सेक्शन 4 में लिखा है ये, तो एज पर सेक्शन 4 वेयर इन केस ऑफ एनी सेल मॉर्गेज और सेटलमेंट सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्प्लॉयड। बच्चे ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं। याद रखो, मम्मी ने बोला था कि मैं सिर्फ कंसेंट दे रही हूँ, बेच कौन रहा है? उसका बच्चा। मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, तुम मुझे सिर्फ कंसेंट दे रहे हो, क्या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं जो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो, और जो आपकी सेकेंडरीज है, एंसिलरीज है, उस पर सिर्फ 1 रुपी। तो जब हमने ये लिखा कि सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्प्लॉयड फॉर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, तुम्हारी कंसेंट के बिना वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा क्या? नहीं। ओनली द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी प्रिस्क्राइब फॉर द कन्वेंस, यानी सेल, मॉर्गेज और सेटलमेंट। इस कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसफर या फिर सेल। ईच ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ 1 रुपी। तुम्हें सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है? पहला क्या है? ओनली द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट विल बी चार्जेबल, शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी, चाहे वो सेल का हो यानी कन्वेंस या मॉर्गेज या फिर सेटलमेंट। एंड लिखा है एवरी अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विद ड्यूटी 1 रुपी। इसका तुम खुद एग्जाम्पल लिख लोगे ये मदर बेटे वाले, ठीक है? ये वाला, ये जब 9 में पढ़ेंगे ना, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, हाउएवर एन एक्सेप्शन टू अबव एडेड जुलाई 21, अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट दिया उनने। इन केस ऑफ एनी इशू, सेल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच स्टैम्प ड्यूटी इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 9A, उसमें पढ़ा है डिपॉजिटरीज, स्टैम्प, वो वाले सेक्शंस पढ़े हमने 8A से 9B तक। शैल बी द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। अगर आपके शेयर ट्रांसफर के साथ और कंसिडरेबली और सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसेंट लेटर्स, ठीक है, कंपनी की कंसेंट लेटर, डायरेक्टर्स की, दैट यू आर ट्रांसफरिंग द शेयर। अभी क्या हुआ बच्चे, तो वो बोल रहे हैं कि आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है SH4 जिससे आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। ये उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है अभी रिसेंटली। क्यों ऐसा मैम, क्यों अलग से किया? क्योंकि 9A में अलग बात लिखी है, तो वो यहाँ पे सिर्फ आपको क्लियर कर रहे हैं कि 9A के हिसाब से जो उसमें मेंशन किया है, हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जब आप सेल ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक करोगे तो उसमें सेल जो हो रही है आपकी, उसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट मानो। एंड नो स्टैम्प ड्यूटी शैल बी चार्ज ऑन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू एनी सच ट्रांजेक्शन। मतलब जब आप सेल शेयर तो 1 रुपी वाली बात आएगी ही नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कंसेंट पे 1 रुपी लगा रहे हैं, मेन प्रॉपर्टी बेचने पे स्टैम्प ड्यूटी और कंसेंट पे 1 रुपी। जब आप सेल ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या स्टॉक्स करते हो, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, तो आप प्रिंसिपल पे स्टैम्प ड्यूटी भर दो, हमें उस कंसेंट पे आपसे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं चाहिए। देखो बच्चे, एजीएम होती है, सेक्शन बताओ, ठीक है? अब बच्चे जब एजीएम होती है तो तुम नोटिस लेते हो, तुमने पढ़ा होगा एटलीस्ट 21 डेज का ये वो, और उसमें एक वो भी लिखा होगा कि पोस्ट वोस्ट करने के 2 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ठीक है? अब जब तुमने ये पढ़ा है, सपोज 21 डेज का नोटिस नहीं भेजना मुझे, ठीक है, 10 दिन का भेजना है, तो क्या लूंगी? शॉर्टर कंसेंट नोटिस, शॉर्टर नोटिस, ठीक है? अब जब मेरे को ये कंसेंट लेनी है, सपोज इस एजीएम में एक एजेंडा है, एजेंडाज होते हैं, ठीक है, एक एजेंडा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अनदर कंपनी, ठीक है? अब ये एजेंडा है, अब आप इस एजेंडा के लिए सब पार्ट सारे मेंबर्स को ईमेल के थ्रू या फिर बाय पोस्ट आप क्या भेज रहे हो? नोटिस भेज रहे हो। साथ में क्या भेज रहे हो? 10 दिन का है मेरी एजीएम, तो मैं एक शॉर्टर नोटिस भी भेज। ये जब एजेंडाज भेजते हो तो उनके अप्रूवल के लिए भेजते हो कि भैया हम ये एजेंडाज कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं इन द मीटिंग। इसके लिए आपको उनकी कंसेंट लगेगी, ये भी आपने मेंशन कर दिया। ऑब्वियसली जब वो लोग वोट करेंगे तब आप अप्रूव करोगे, एजीएम में अप्रूवल ही लेते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। तो आप जो ट्रांसफर कर रहे हो बच्चे, ठीक है, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसमें स्टैम्प ड्यूटी भर दो। मीटिंग में जो वोटिंग करा रहे हो और एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अटेंडेंस शीट और वोटर शीट, ठीक है, तो वो उस पे हमें कोई स्टैम्प ड्यूटी आपसे नहीं चाहिए, ठीक है? अभी सबको क्लियर हुआ? चलो सेक्शन नंबर
4 कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? जहां पे लीज आ जाती है सबसे पहले, क्योंकि हमने क्या बोला कि प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे आपको स्टैंप ड्यूटी लगानी है, बाकी सब पे 1 रुपी लगानी। ठीक है, उसका एक एक्सेप्शन भी हमने समझ लिया। जब एक लीज एग्जीक्यूट होती है, या उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपने वो रजिस्टर कराई है, सेकेंड डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो जिसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हो, तो वो उसका प्राइमरी तो नहीं होगा। अब आप नया इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अलग ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो ना। लीज में पहले बोल दिया 10 लाख रुपए पे पर हर 10 लाख की लीज है, हर महीने लाख रुपए देने हैं। ठीक है, अब बच्चे जब ये चीज चेंज हो रही है, अब 10 लाख को मैं 20 लाख कर रही हूँ, कंसिडरेशन अमाउंट चेंज हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है, मैं एक सेकेंड इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने प्राइमरी में पे कर दी थी ना, अब इस पे 1 रुपए भरेंगे। ठीक है, नहीं बोल सकते, यहां पे सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं है। याद रखो सेक्शन 4 सिंगल ट्रांजैक्शन, सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, बार बार बोलो, सिंगल ट्रांजैक्शन सेवरल इंस्ट्रूमेंट। ट्रांजैक्शन क्या है? एक है, इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे मेन स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्जेबल एंड अदर विल बी चार्जेबल एज ₹1। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 डिस्टिंक्ट मैटर्स। एक इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे मैटर्स, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे मैटर्स। अंडर सेक्शन 5 ऑन इंस्ट्रूमेंट कंप्राइजिंग और रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स इज चार्जेबल विद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ड्यूटीज विथ विच ईच इंस्ट्रूमेंट रिलेट टू वन सच मैटर। जो तुम अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, कंसेंट वाला तुम बोल रहे थे मैम एक ही इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज तुम्हारी कंसेंट में तुम्हारा शेयर इन्वॉल्व है, मैं एक प्रॉपर्टी बेच रही हूं, तुम सबका 2-4% है, इसमें से तुम्हें उतना कंसिडरेशन मिलना चाहिए। एक प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, 50 लाख रुपीस की, सबका 2% है, तो 50 लाख में से 2% कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, अब एक इंस्ट्रूमेंट में डिस्टिंक्ट मैटर्स है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, किसी का 3 है, किसी का 1 है, किसी का 10 है, सबके अपने अपने परसेंटेज इन्वॉल्व है, सब में कंसिडरेशंस है, सब में अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस है, सबकी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करो और भरो। ये मत बोलो कि वो उसके एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, ये एंसिलरी मैटर्स है, सेक्शन 5 में क्लियरली उन्होंने स्टेट कर दिया। अगर आपके एक इंस्ट्रूमेंट में डिस्टिंक्ट मैटर्स इन्वॉल्व है तो सारी स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी है, आप इसमें बच नहीं सकते, आप इकट्ठी भर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखो, if a person delegates his power to both personal capacity as well as capacity of trustee, the instrument will be chargeable aggregate of 2 powers of attorney। power of attorney बच्चे मतलब किसी और को मैं ऑथराइज कर रही हूँ। ठीक है, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी में एग्जांपल देते कि सपोज मैं साइन करके किसी एक स्टूडेंट को दे दूं तो वो नेक्स्ट डे यहाँ पे पढ़ा सकता है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ पढ़ाने की दी थी, क्या मैंने उसको ये बोला था कि तुम एक्सटर्नल जो टेस्ट सीरीज होती है उसके टेस्ट भी लेने और वो भी चेक करने? अगर मैं उसको वो भी दूं तो ये 2 पावर ऑफ अटॉर्नी, सिर्फ पढ़ाने की नहीं है, सिर्फ इन स्टूडेंट्स की नहीं, जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी आपके पास है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, डिस्टिंक्ट मैटर्स, डॉक्यूमेंट एक, डिस्टिंक्ट मैटर्स, सेवरल मैटर्स हो गए, तो आपको 2 बार स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी इन एग्रीगेट ऑफ ऑल। ठीक है, एज एन आइज ऑफ लॉ पर्सनल कैपेसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रस्टीज कैपेसिटी, ऑब्वियसली। ठीक है, a lease to joint tenants will not attract section 5, the matter is not a distinct matter। ठीक है, अब एक ये रूम है, तुमने बोला रेंट पे चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, तुम सब मिलके ही रेंट मुझे दोगे, मैटर एक है, ट्रांजैक्शन एक है, लेकिन सेवरल लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसमें सेक्शन 5 नहीं लगेगा, मैटर क्योंकि एक ही है। सेक्शन 5 मैम लिखना कैसे है? As per section 5, an instrument comprising or relating to several distinct matters is chargeable with aggregate amount of duties, is chargeable with
aggregate amount of duties with which each separate instrument relating to one such matter. मैम ये क्या लिख दिया उन्होंने, इसको तुम अपने मन से नहीं लिख सकते कि हर मैटर पे अलग स्टैम्प ड्यूटी सेपरेट इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना पड़ता है या अलग स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती, लेकिन आपने एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया तो एग्रीगेट कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट स्टैम्प ड्यूटी आपको लगेगी. अगर तुम पढ़ने जाओ तो उन्होंने बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी, विथ ईच सेपरेट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, आपने क्या किया, हर एक सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स के लिए अगर आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी जनरेट किए हैं, ठीक है, तो हर मैटर का, हर इंस्ट्रूमेंट का रिलेटिंग टू वन सच मैटर वो चार्जेबल अंडर द एक्ट. मतलब हर एक मैटर पे स्टैम्प ड्यूटी हम लगाएंगे, वो उन लोग लिख के बता रहे हैं. ठीक है, मतलब कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट आया, उसमें सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर डाले, वो बोल रहे हैं अगर इसी सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर के लिए, हर मैटर के लिए आप अलग इंस्ट्रूमेंट बनाते तो हम अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी आप पे चार्ज करते, इसलिए अगर आप एक बना रहे हो तो एग्रीगेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भर दो. ठीक है, अब सबको क्लियर हुए वर्ड्स. सेक्शन नंबर 6, ये तो सबको समझ आ गया था. अगर शेड्यूल के अंदर सेवरल डिस्क्रिप्शन में आप कवर हो रहे हो तो हाईएस्ट ऑफ द ड्यूटी, इसमें इजी लैंग्वेज है. ठीक है, सेक्शन 8 नहीं था, सेक्शन 8 में, सेक्शन 7 आई एम सॉरी नहीं था, सेक्शन 8 में बॉन्ड्स ऑन डिबेंचर, ये भी हमने क्लियरली वर्ड टू वर्ड समझा. अगर कोई एक कंपनी या कोई एक पर्सन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करता है या एनी सिक्योरिटीज विच आर रिलेटेड टू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, उस पे क्लियरली लिख दिया 1% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्ज्ड, और अगर नहीं करते हो, विलफुल निग्लेक्ट करते हो, तो 10% सम पेबल ऑफ द ड्यूटी विल बी चार्ज. क्लियरली उन्होंने बता दिया ना. 8A से 9B अभी छोड़ दो. ठीक है, और 23A तक आ जाओ. वैल्यूएशन फॉर द ड्यूटी, इसमें हमने पढ़े थे सेक्शन 20 से लेकर 28 तक. इसके वर्ड्स में प्रॉब्लम गई होगी, नहीं गई तो फिर कहां गई. चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, वैसे भी हमको ये आज पढ़ना था, मैंने ये रीड करने नहीं बोला था. चलो, सेक्शन 20, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल विद एड वैलोरम ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी एक्सप्रेस्ड इन एनी करेंसी अदर देन ऑफ इंडिया. ये जो एड वैलोरम ड्यूटी मतलब मैडम सबको पता है क्या, प्रॉपर्टी के परसेंटेज के हिसाब से, और एक एडिशनल ड्यूटी होती है. ये देखो, जैसे तुम्हारे आरओसी भी तुमको एड वैलोरम ड्यूटी लगाते हैं. कब लगाते हैं, कि जब तुम्हें चार्ज फॉर्म भरना है. ठीक है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, जब तुम्हें चार्ज फॉर्म भरना पड़ा है चार्जेस वाले सेक्शन में, तुमने अगर चार्ज फॉर्म डिले किया, उसमें बोला है 180 डेज, पहले 30 डेज में भरना है, फिर 60 डेज में भरना है, फिर 90 डेज में भरना है. अब 90 डेज तक नहीं भरा तो एड वैलोरम ड्यूटी चार्ज. भैया वो तुमको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, अब भर दो, अब भर दो, अब भर दो, फिर एड वैलोरम भी चार्ज करते हैं. ठीक है, उसके बाद वो तुमको छोड़ते हैं कि अब तो तुम भर ही नहीं सकते, बहुत लेट फीस हो गई, बहुत एडिशनल से चार्ज फॉर्म में उन्होंने नया लाया है कि अब तुम भर ही नहीं सकते, और अगर आरओसी को इंटीमेट नहीं किया और यहाँ लोन लेके बैठ गए तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो. ठीक है, तो आपने क्या किया है, एडिशनल फीस लगाई है. 30 डेज के बाद बच्चे एडिशनल फीस आती है, 60 डेज के बाद फिर एडिशनल फीस आती है, 90 डेज डिले कर दिया फिर एडिशनल फीस आएगी. मतलब वो कैलकुलेट होती जाती है जैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद आपको एक एडिशनल एड वैलोरम ड्यूटी लगती है, वो एक परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होती है कि अब आपके अमाउंट का हम 2% और लेने लगेंगे. ठीक है, वो खुद वो लोग कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं. अब ये जो एड वैलोरम ड्यूटी है, मतलब कि जब आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हो तो आप 1 रुपए का ज्यादा ही पे करते हो. ठीक है, अगर आपके यहाँ स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपए है लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज में है, डॉलर में पे करने, तो ज्यादा ही पे करोगे. ठीक है, क्योंकि वहां के हिसाब से अलग. अब जब आपने इंडिया में एंटर किया है तो क्योंकि आपको कोई चीज एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है, तो हम बोल रहे हैं आप कन्वर्जन प्राइस पे आओ, आप देखो आज का एक्सचेंज रेट क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी ड्यूटी को कैलकुलेट करो. ये क्या है, हम अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी, कि अल्टीमेटली ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करनी है. देखो इसमें कैसा दिया है, वैल्यू इफ अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी. ठीक है, इसको ही उन लोग एड वैलोरम ड्यूटी बोल रहे हैं. इफ द अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी कंसिडर्ड टू कन्वर्ट द अमाउंट इनटू इंडियन करेंसी. कल यही हमने हिंदी में समझा था, इन्होंने इजी लैंग्वेज में दिया है, आप भी ऐसे लिख सकते हो. द रेट ऑफ एक्सचेंज एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी यूज्ड इन
कन्वर्जन। और एक एग्जांपल दिया है कि आज के रेट पे मशीनरी का क्या रेट है, उस जैसे फॉरेन से मशीनरी मंगाई, एक उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, तो भैया आज की डेट पे तुम्हारे इंडिया में डॉलर का रेट क्या है उस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी भर दो। मतलब जितनी ड्यूटी आपको एप्लीकेबल है उसको, अगर आपको फॉरेन में आएगी ना वो तो डॉलर में आएगी क्योंकि आपने डॉलर का ट्रांजेक्शन किया, तो कन्वर्ट करो और फिर उसको कैलकुलेट करके हमको पे करो। ठीक है। सेकंड था वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड सिक्योरिटीज। कौन सा सेक्शन था? 21। इसमें क्या बोल रहे थे कि अगर स्टॉक एंड फेयर वैल्यू है मार्केट वैल्यू पे निकाल के आप ड्यूटी पे करो। मतलब अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, सिक्योरिटीज बेच रहे हो, तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालो और फिर उस पर ड्यूटी पे करो। ठीक है। तो लेवी और stamp duty on stock and security has been recently amended. Prior to amendment, the physical issue of share stamp duty is chargeable both at the time of allotment and at the time of transfer. ये पहले बता। But in case of electronic यानी डीमैट केस में stamp duty is payable only when the issuer is allotting shares to depository, means the stamp duty levy was exempted on the transfer of shares between the beneficiary owners or electron. पहले क्या हो रहा था डीमैट में, अब जब आप डिपॉजिटरीज में रहे हो तब स्टैम्प ड्यूटी, अब ट्रांसफर कर तो स्टैम्प ड्यूटी आ ही नहीं रही थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अब जब अगर आप ट्रांसफर करते हो, सिक्योरिटी सेल करते हो, तो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के उस पे स्टैम्प ड्यूटी भरो। मतलब शेयर 100 रुपए का खरीदा था, आज 400 का हो गया, तो भाई जो 400 का हुआ है तो आज की डेट पे जो आई है उस पे स्टैम्प ड्यूटी भरो। ये उन लोग सेक्शन 21 में क्लियर कर रहे हैं। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है कैलकुलेटेड प्राइस, तो आप जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा है हम उसको मान लेंगे और आप वो स्टैम्प ड्यूटी भर दो। ये सेक्शन 22 इन्होंने बताया। ये जो आपने अलग से सेक्शन मैंने पढ़ने बोला था सेक्शन 29 है ना, तो सेल ऑफ सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बायर पे करेगा। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द, तो आपने क्या सेल किया है? कोई भी सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो जो खरीद रहा है आपसे वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा। कैसे पे करेगा? जो आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। सेल अगर थ्रू डिपॉजिटरी हो रहा है तो ट्रांसफरर पे करेगा, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट है, आप ट्रांसफर करो, खुद स्टैम्प ड्यूटी भरो। कंसिडरेशन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर। डीमैट तो करंट प्राइस बता देगा आपको, उस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भर देनी है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू बी कलेक्टेड बाय द डिपॉजिटरी ऑन द अलॉट, मतलब इशू हो रहा है तो ऑफकोर्स कंपनी स्टैम्प ड्यूटी भरेगी। ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, जिस भी वैल्यू पे वो कर रही है वो उस पे आप कंसिडरेशन पे स्टैम्प ड्यूटी भरो। प्रीमियम पे शेयर इशू करते तो 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, प्रीमियम है 1000 रुपए। टोटल कंसिडरेशन पे स्टैंड, रेवेन्यू कोई गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। जब तुम प्रीमियम में इशू कर रहे हो, लोगों से तुम पैसे ले रहे हैं 1000 रुपए ऊपर और हमको दे रहे 10 रुपए स्टैम्प ड्यूटी, नहीं चलेगा उसको। ठीक है। ऐड करके ही, भले वो तुम्हारी पेड अप कैपिटल में शो नहीं हो, लेकिन उनको पूरी स्टैम्प ड्यूटी चाहिए। चलो, अब ये हो गया हमारा सेक्शन 21 और सेक्शन 22। ठीक है। 23 क्या बोल रहा था? जब हम लोन ले रहे थे। ठीक है। अब बच्चे इसके ना तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं। मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसका क्वेश्चन आ जाता है तुमको एक केस लॉ। ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाई लोन में आप प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर लो, प्लस कर दो, उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी भर दो, पीनल वाला नहीं लेना। यही पढ़ा था। तुमको क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पर्सन ने इस बैंक से इतना लोन लिया, उस पे इतना इंटरेस्ट है, उसका इतना टर्म है, ये वो बताओ स्टैम्प ड्यूटी कितनी या किस पे लगेगी। कैलकुलेट करने नहीं बोलेंगे, दे डोंट नो कि तुम्हें शेड्यूल 1 पता होना चाहिए कंप्लीटली, किस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी तुम्हें बताना है। एज पर सेक्शन 23, अगर that where the interest is expressly made payable by the terms of instrument, the instrument shall not be chargeable with a duty higher than that which it would be chargeable. तुम्हें यही वर्ड्स कैसे लिखने हैं? If the instrument specifically mentions payment of interest, the duty shall be chargeable only on the principal amount. ठीक है। मैंने जो तुम्हें लोन वाला एग्जाम्पल दिया था वो प्रैक्टिकली था। ठीक है। तुम्हारी बुक में कौन सा एग्जाम्पल है? प्रोमिसरी नोट का। तुम्हें यही एग्जाम्पल याद करना है। इंस्टीट्यूट के जो चेकर है उसको यही आता है। ठीक है। ये दिमाग में रखो, जो चेक करने वाला है उसको सिर्फ यही आता है। दीदी चेक करती है, मैम चेक करती है, उनको सिर्फ यही आता है। तुमने अपने मन से लिखा, मार्क्स नहीं।
ठीक है, उनने देखा कि एग्जाम्पल दिया 10,000 का प्रोमिसरी नोट था जिसपे इंटरेस्ट कितना था 18%, कित पे लगेगी स्टैम्प ड्यूटी 10,000 ओनली। ठीक है, सेक्शन 23 क्या बोलता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट मेंशन्ड है तो द ड्यूटी विल बी चार्ज ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है बच्चों, वो प्रैक्टिकली मैंने तुमको बताया था कि जब तुम लोन लेते हो तो तुम्हारी लेकिन इंडियन स्टैम्प एक्ट को प्रॉमिसरी नोट वाला आता है। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 क्या बोलता है, कितनी मुस्कान, पता नहीं क्या सोच रही है, कितनी हंसी आ रही है, बताओ। 24 डेट, हाँ ये भी तुमको एक क्वेश्चन आया है। सपोज एक मशीनरी है, एक लोन लिया था मैंने 25,000 रुपए एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरी मशीनरी है 25,000 रुपए की, तो तुम्हारा डेट उससे पे ऑफ होगा। ठीक है, मेरी मशीनरी है 50,000 रुपए की जो मैं उसको दे रही हूँ। 25,000 जब लोन लिया था तब एक स्टैम्प ड्यूटी पे की थी। ठीक है, 50,000 की जो मशीनरी है वो अब मैं बेच रही हूं। लोन अमाउंट प्रैक्टिकली बताना। ठीक है, 25,000, मशीन 50,000, इस पे कुछ परसेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी गई होगी, एसडी पेड। लोन अमाउंट डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी बेच रहे हैं, तो उसका इसमें 25 तो निकलेगा ही, प्लस 25 उसको और मिल रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है 25,000 की और। तो अब स्टैम्प ड्यूटी कितनी आएगी सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में, वापस 50,000 की आएगी। ठीक है, तुम्हारी बुक में कैसे मेंशन्ड है, where any property is transferred to any person in consideration whole or in part of any debt due to him or subject either certainly or contingently to the payment। यहाँ पे ज्यादा क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन। सेक्शन 24 means property is sold subject to the payment by the purchaser discharging a debt charge on the property, then the purchaser is really paying a consideration which includes amount of that also। मतलब 25,000 में डेट इंक्लूडेड है, ये वो क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, अब मैम ड्यूटी कैसे लगेगी, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए हैज गिवन लोन कितने का 5 लाख का टू बी, इंस्टेड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन टू ए, बी ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू ए, देन द स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेड ऑन द डेट अमाउंट दैट इज 5 लाख। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का रेट नहीं दिया कि प्रॉपर्टी कितने की है। ए ओज टू बी 1,000, ए सेल्स अ प्रॉपर्टी टू बी, द कंसिडरेशन बीइंग 500। ठीक है, अभी क्या हुआ, ए कितना ओ करता था उसको 1,000 का, प्रॉपर्टी सेल की जो कि सिर्फ 500 रुपए की थी, एंड रिलीज द प्रीवियस डेट ऑफ 1,000, तो ये भी रिलीज हुआ और ये और ऐड आ गया जो आपने उसको बेचा है, तो टोटल पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल, if A transfers shares worth rupees 50,000 to B, instead of paying money to A, B transferred his property to A। उसने क्या किया, A ने उसको 50,000 के शेयर्स दिए, उसने 50,000 नहीं दिए उसको, एक प्रॉपर्टी दे दी। then stamp duty will be paid on the value of shares that is 50,000। ठीक है, A sells a property to B of rupees 500 which is subject to a mortgage to C, गिरवी पे रखा था, for rupees 1,000 and unpaid interest is 200, stamp duty is 17। कैसे आ रही है बच्चे, ये प्रॉपर्टी कितने की बेच रहे हो 500 की, डेट आपका ऑलरेडी था, मॉर्गेज पे रखी हुई थी प्रॉपर्टी। ठीक है, कितने की 1,000, तो उसको 1,000 रुपए आपको वापस भी देने हैं, तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी बेच दी उसको। उसके बाद फिर एक अनपेड इंटरेस्ट भी बचा था आपका 200 रुपए का, तो सब कुछ कैलकुलेट करके सब पे स्टैम्प ड्यूटी आप भर दो, क्योंकि आपकी जो नया आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल का, शेयर्स ऑफ ट्रांसफर का, उसमें आपका डेट इन्वॉल्व है जो आप पे ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक नए एग्रीमेंट में तो एंटर हो ही रहे हो जो कि आप बेच रहे हो। ठीक है, लेकिन आपका पुराना जो हिसाब था लोन का वो भी आप पे ऑफ कर रहे हो, तो दोबारा एक स्टैम्प ड्यूटी, तो हम बोल रहे हैं दोनों को कैलकुलेट करके लगाओ। ठीक है, डेट प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस सेल का अमाउंट, कंसिडरेशन अमाउंट भी। ठीक है, भले वो कम है या ज्यादा है वो दोनों इंक्लूड कर रहे हैं। ए मॉर्गेज हाउस ऑफ वैल्यू 10,000 टू बी फॉर rupees 5,000, वैल्यू कितनी थी 10,000 की, कितने में किया
5,000 में. B afterwards buy the house from A. Stamp duty is payable on 10,000 less the amount of stamp duty already paid on mortgage. ये एग्जाम्पल और ध्यान से समझो. A ने क्या किया बच्चे, एक हाउस था जिसकी थी वैल्यू 10,000. ठीक है, किसको दे रहा है वो, B को. कितने में दे रहा है, 5,000. वैल्यू कितने की थी, 10,000 की. B ने क्या किया, buys the house from A. ठीक है, B ने खरीद लिया. स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन 10,000 लेस देन द अमाउंट. टोटल कितना होना चाहिए, 15,000. 2-3 ट्रांजेक्शन लिखा है. पहले क्या लिखा है, ए ने मॉर्टगेज किया है हाउस. ठीक है, पहले मॉर्टगेज किया कितने का, 10,000 की वैल्यू का. मॉर्टगेज किया मतलब उसने उससे कुछ लोन लिया होगा और 10,000 का उसको दिया, तो चार्जेस पे स्टैम्प ड्यूटी आएगी. मॉर्टगेज क्रिएट किया तो चार्ज फॉर्म भरेगा और स्टैम्प ड्यूटी आएगी. उसके बाद फिर जिसकी जो आपका लोन अमाउंट है जो भी था वो क्या कर रहा है, 5,000 का है. उस पर आपने क्या दिया, 10,000 का दिया. ए है, लोन कितने का ले रहा है, 5,000 का. मॉर्टगेज कितने का रख रहा है बच्चे, 10,000 की चीज. एक ट्रांजेक्शन. दूसरा, बी आफ्टरवर्ड्स बाइज द हाउस फ्रॉम ए. अब क्या हुआ कि इसने, बी ने खरीद लिया घर. ठीक है, तो 5,000 पे तो आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी थी ना, तभी तो 1,000 रुपए का मॉर्टगेज भी रखा हुआ है ना. आपने लोन लिया, मॉर्टगेज लिया, मॉर्टगेज दिया उसको कि भाई अगर मैं 5,000 नहीं पे पाऊं तो मेरा 10,000 का घर है, वो तू उसमें से पैसे निकाल लेना. तो आपने इस पे तो स्टैम्प ड्यूटी भर दी ना. ठीक है, मॉर्टगेज पे भर दी. अब आपने क्या किया है, वापस घर खरीदा है, तो खरीदने वाले पे बस अब स्टैम्प ड्यूटी भर दो क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेड है. इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैम क्या डिफरेंस है, फिर पहले वाले एग्जाम में पे ही नहीं कर पा रहे थे आप डेट. यहां पे उसने खरीद लिया आपसे घर, 5,000 तो पे हो रहा है और 5,000 की वो चीज आपसे खरीद रहा है. ठीक है, 10,000 लेकिन आपको पे कर रहा है वो, तो फिर सिर्फ 10,000 पे स्टैम्प ड्यूटी. अगर तुम सारे डिफरेंस का डिफरेंस देखो, सारे एग्जाम्पल्स का डिफरेंस देखो. इससे पहले क्या हो रहा था, सिंपल एग्जाम्पल, ए ने ओ किया है कितना, 1,000. क्या इस पे कोई मॉर्टगेज है, नहीं है. ठीक है, क्या इस पे कोई स्टैम्प ड्यूटी है, नहीं, पेड है. ए सेल्स अ प्रॉपर्टी टू बी, द कंसिडरेशन बीइंग 500. क्योंकि वो 1,000 यूं ही लिए थे और दे नहीं पाया, तो अब उसने एक अग्रीमेंट में एंटर हुआ है कि एक प्रॉपर्टी वो बेच रहा है जो कि 500 रुपए की. तो भाई अब आप स्टैम्प ड्यूटी पूरे पे भरो. पहले आपने कोई भरी स्टैम्प ड्यूटी, नहीं भरी. एक और एग्जांपल, ए गिवन अ लोन ऑफ 5 लाख टू बी. इंस्टेड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन ए to A, B transfers his property to. The stamp duty will be paid on debt amount 5 lakhs. सिंपल, क्योंकि लोन था पहले, अब कितने हुए, सिर्फ 5 लाख. क्या उसने 10 लाख बोला, नहीं बोला. ठीक है, एक और एग्जाम्पल था शेयर्स वाला. ए ट्रांसफर शेयर्स वर्थ ₹50,000 टू बी. शेयर ट्रांसफर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी to A, B transfers his property to, then the stamp duty will be paid on the value that is 5,000. क्योंकि जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसकी हमें वैल्यू नहीं पता. ठीक है, आपने शेयर ट्रांसफर किए, कितना अमाउंट ले रहे हो, कितना कंसिडरेशन ले रहे हो, 50,000. पैसे ना लेके आप क्या ले रहे हो उससे, प्रॉपर्टी, तो 50,000 पे स्टैम्प ड्यूटी भर दो. ठीक है, एक बार ये एग्जाम्पल्स को क्लियरली दोबारा रीड करो सब, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चे, इसी एग्जाम्पल से केस लो आएगा. तब तुम्हें सिर्फ क्या कोट करना है, तुम्हें सिर्फ अमाउंट बताना है कि किस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और सेक्शन 23 यहाँ पे एप्लीकेबल है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, बस इतना समझो बच्चे, ध्यान में रखो कि अगर ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पेड है तो गवर्नमेंट आपसे दोबारा नहीं लेगी. अगर कहीं पे वो एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन होगा, क्लियरली मॉर्टगेज लिखा है ना तो भरी है. ठीक है, लोन लिया है ना तो भरी है. क्या मतलब, कौन से एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, हाँ नए वाले अमाउंट पे जो अब बचा है. नहीं बच्चे, बच्चे देखो, हाउस खरीद लिया तो 10,000 का है ना हाउस, तो 5,000 का लोन था, 5,000 पे आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी होगी ना. जब मैं तुमसे लोन ले रही हूँ 5 लाख का और मेरा घर है 10 लाख का, तो मैं कितने पे स्टैम्प ड्यूटी भरूंगी, लोन अमाउंट पे ना, प्रिंसिपल अमाउंट. मॉर्टगेज वाले पे थोड़ी स्टैम्प ड्यूटी भरूंगी. मॉर्टगेज तो मैं रख रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू पे 5 लाख. लोन लिया है मैंने तुमसे. ठीक है, एग्जाम्पल, साक्षी है, एक बैंक से लोन लेने गई. ठीक है, बैंक से लोन लिया 50,000 रुपीज का. बच्चे स्टैम्प ड्यूटी किस पे आएगी, ये लोन अमाउंट है मेरा. ठीक है, किस पे आएगी स्टैम्प ड्यूटी, 50,000 पे. ठीक है, अब
बैंक मुझे बोल रहा है तुम 50,000 पे करोगी कि नहीं करोगी, हमको भरोसा नहीं, मॉर्टगेज लाओ। सर मॉर्टगेज में मेरे पास घर है, मेरा घर 1 करोड़ का है, इस पे मैं स्टैम्प ड्यूटी भरूंगी क्या अभी मॉर्टगेज क्रिएट करते टाइम? नहीं ना। ठीक है, ये 1 करोड़ का घर बेचने गई मैं, किस पे स्टैम्प ड्यूटी आएगी? 1 करोड़ पे। ठीक है, तो पहले उसने 5,000 का लोन लिया था, 5,000 पे मॉर्टगेज रखी थी, 10,000 की प्रॉपर्टी, 5,000 पे उसने स्टैम्प ड्यूटी भर रखी थी। अब उसने वही 10,000 का घर बेचा है, वो गधा है कि 5,000 में बेचेगा? नहीं, उसने 10,000 में बेचा है, तो स्टैम्प ड्यूटी 10,000 पे। फिर से एग्जाम्पल देखिए, नहीं, ए मॉर्टगेज इज अ हाउस ऑफ वैल्यू ₹10,000, वो ऐसे लिख रहे हैं, ए मॉर्टगेज इज अ हाउस ऑफ वैल्यू। मॉर्टगेज कब रखते हैं? जब हम लोन लेते हैं। घर कितने का था? 10,000 का। टू बी फॉर ₹5,000, तो मॉर्टगेज कितने रुपए के लिए आपने रखा था? 5,000 रुपए के लिए। बी आफ्टरवर्ड्स बाइज द हाउस फ्रॉम ए, कितने में बेचेगा? 10,000 पे। स्टैम्प ड्यूटी कितने पे आएगी? 10,000 पे।